हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो हमारा वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का दोनों कविता उत्साह और अटनी रही है के सभी प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहली कविता उत्साह से। तो इसका पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो यहाँ पर कवि बादल को गरजने के लिए कहता है, वो फुहार रिमझिम या फिर बरसने के लिए नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते ऐसा? इसका यहाँ पर हमें उत्तर देना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक है। कवि ने बादल के गरजने के माध्यम से कविता में नूतन विद्रोह का आह्वान किया है। तो यहाँ पर कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं, यहाँ पर गरजने के लिए कहा है, जिससे लोगों के अंदर जो भी जुल्म हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत आ सके, जोश आ सके। एक नूतन विद्रोह का आह्वान किया है, एक नया विद्रोह को यहाँ पर बुलाने का कोशिश किया गया है इस कविता के जरिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ये जो हमारा पोएम है जिसका टाइटल उत्साह है, वो क्यों रखा गया है, वो यहाँ पर हमें उत्तर में लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, ये कविता एक आह्वान गीत है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित और जागरूक करना चाहता है। बादल का गरजना लोगों के मन में जोश, साहस और उत्साह भर देता है। इसी कारण इस कविता के शीर्षक उत्साह रखा गया है। कवि क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि जागो, अपने हो रहे जुल्मों के खिलाफ तुम आवाज उठाओ, शोषण के खिलाफ आवाज उठाओ। इसलिए यहाँ पर कवि लोगों के मन में क्रांति लाने के लिए उन्हें उत्साहित कर रहे हैं, उत्साह कर रहे हैं। और कवि बादल को भी कहते हैं कि तुम गरजो, जिससे लोगों के मन में जोश आए, उत्साह आए। इसलिए यहाँ पर इस कविता का शीर्षक क्या रखा गया? उत्साह रखा गया। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इस कविता में जो बादल है वो क्या क्या अर्थ यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, वो यहाँ पर हमें उत्तर में लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। वो क्या क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं। पहला है कि बादल जल बरसाने वाली शक्ति का प्रतीक है। तो जो बादल है वो धरती पे जल बरसाती है। दूसरा है, बादल दुखी और प्यासे लोगों की जरूरतों का पूरा करता है। तो बादल दुखी लोगों की जरूरतें कैसे पूरा कर रहा है? जिस प्रकार से एक किसान है जिसका खेत पूरा सूखा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसका फसल नहीं हो पा रहा और काफी ज्यादा दुखी है, परंतु बादल अपनी वर्षा से उन सारी सूखी हुई फसलों को फिर से जीवित कर देता है, जिससे किसानों का दुख दूर हो जाता है। और जो लोग प्यासे होते हैं, जिनके तालाब नदियां सूख जाती है, वहां पर बादल अपना वर्षा करके वहां के लोगों को प्यास की भी जरूरतें पूरा करती है। ठीक है, अगला है हमारा, बादल कवि के मन में जोश, संघर्ष करने की भावना और नया जीवन भर देता है। तो यहाँ पर कवि बादल के जरिए लोगों के मन में जोश, संघर्ष करने की भावना और नया जीवन भर देता है। तो यहाँ पर कवि बादल के जरिए लोगों के मन में जोश लाने को कह रहे हैं। अपने ऊपर जो जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ लड़ने की भावनाएं को यहाँ पर कवि इस कविता के जरिए लाने की कोशिश कर रहे हैं और नया जीवन भर देने की यहाँ पर बातें कर रहे हैं कि जिस प्रकार से बारिश होने से नए नए पौधे आते हैं, नए नए जीवन पनपती है, वो यहाँ पर कवि कविता के जरिए बताते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी विशेष भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य विद्यमान है? तभी पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारा नाद सौंदर्य क्या कहलाता है। ये शब्दों का एक ऐसा प्रयोग है जिससे कविता के किसी विशेष भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? नाद सौंदर्य कहते हैं। तो ये जो हमारी कविता है उत्साह, वहाँ पे ऐसे कौन कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं जहाँ पर नाद सौंदर्य विद्यमान है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों में नाद सौंदर्य स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वो क्या क्या है? पहला है, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। दूसरा है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। तीसरा है, विद्युत छवि उर्मे। इन तीनों पंक्ति में हमारा नाद सौंदर्य विद्यमान है। जैसे कि पहला में घेर घेर घोर गगन, मतलब चारों तरफ से घेर लो इस पूरे गगन को। धराधर हो, हे बादल। ललित ललित काले घुंघराले, आपके जो काले बादल है वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से छोटे बच्चों के घुंघराले केस हो। और विद्युत छवि उर्मे, मतलब आपके हृदय में ही बिजली वास करती है, रहती है।
ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है हमारा रचनात्मक अभिव्यक्ति। जैसे बादल उमड़ घुमड़ बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो जिस प्रकार से बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं और कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त हुआ ये कविता उत्साह, ठीक वैसे ही आपको भी प्राकृतिक सौंदर्य देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारना है। यहाँ पर आपको भी एक कविता लिखना है। तो मैंने भी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने भावों को एक कविता में उतारा है कि दूर आसमानों में बादलों की छवि देख जगी मेरे मन में भी आस। मतलब यहाँ पर जो मुझसे दूर आसमान है उसमें जो मुझे बादल दिख रहे हैं, वो देख के मेरे मन को एक आशा मिल रही है कि प्यासे के मारों को मिली राहत की सांस। जो प्यास से मरे जा रहे हैं, उन्हें एक राहत की सांस मिल रही है कि बादल आसमान में हो रहे हैं, मतलब एक बारिश होगी। इससे हमें क्या मिल रहा है? एक आस मिल रही है। तड़पती विरहिणी की प्रेमी से मिलने की वजह खास। और जो विरहिणी है, जो अपने प्रेमी से मिलने के लिए तड़प रही है, उसे भी एक मिलने की खास वजह मिल रही है। धरती को भी मिली तृप्ति की आस, और जो सूखी धरती है उसे भी एक आस मिल रही है कि हाँ, बादल आसमान में हो रहे हैं, इससे बारिश होगी और मुझे भी वर्षा से तृप्ति मिलेगी। तो यहाँ पर धरती को भी एक आस हो रही है बादल को देखते हुए। मोर भी करने लगा प्रीतम को मिलने का प्रयास, और जो मोर है वो भी आस करने लग गया अपने प्रीतम से मिलने के लिए। किसान के आंखों में भी जगी एक चमक खास, और किसान के आंखों में भी आस आने लगी बादल को देखते हुए कि उनकी फसलों को भी एक आस मिल गई है कि वो लहलहा उठेगी इन बारिशों से। देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। यहाँ पर आया नहीं होगा, यहाँ पर लाया होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि देखो बादल लाया अपने साथ कितनी आस। तो देखो बादल अपने साथ कितनी सारी आशाएं लेके आया है। किसी प्रेमिका को अपने प्रेमी से मिलने की वजह लेके आया, मोर को अपने प्रेमी के साथ मिलने का वजह लेके आया, किसान को अपनी फसलों को लहलहाने का एक आस लेके आया, धरती को तृप्ति मिलने का आस लेके आया, और जो प्यासे प्राणी हैं, उन्हें भी बादल को देखकर एक आस मिल रही है। इस प्रकार से आप प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए अपने भावों को एक कविता में इससे उतार सकते हैं। नेक्स्ट कविता है हमारा अट नहीं रही है। अब इसके सारे प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है कि जो छायावाद होती है उसकी एक खास विशेषता क्या होती है? जो मन के अंदर की भावनाएं हैं वो बाहरी दुनिया से सामंजस्य मतलब तालमेल बिठाता है। कविता के किन किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्टि होती है, उसे हमें यहाँ पर लिखना है कि कविता में एक ऐसा कौन कौन सा लाइन है जिसे आपको पढ़ के लग रहा है कि जो अंतर्मन की भावनाएं हैं, जो मन की भावनाएं हैं, उसे बाहरी दुनिया से तालमेल किया गया है, कंपैरिजन किया गया है उसके थ्रू। मतलब बाहरी दुनिया के नेचर हो गया या फिर मनुष्य से मन की भावनाओं को जोड़कर बताया गया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। तो क्या क्या लाइन है देखते हैं। कहाँ सांस लेते हो घर घर भर देते हो। मतलब इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही वसंत ऋतु आता है, फागुन का महीना आता है, तो घर घर भर जाता है, मतलब फूलों की खुशबुओं से घर घर भर जाता है। इसका मतलब कवि ये बताना चाहते हैं कि फागुन महीना का इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट आता है कि लोगों का मन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो भी काफी उत्साहित एंड जोशीले हो जाते हैं। अगली पंक्ति है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। मतलब उड़ने के लिए जो आसमान में तुम पर कर देते हो, मतलब एक पंख दे देते हो। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि फागुन महीने में जो चारों तरफ की हरियाली होती है, फूल, पौधे, जो चिड़ियों की चहकना होती है, वो इतनी ही मधुर होती है कि लोगों का मन भी काफी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वो भी काफी ज्यादा खुद को अच्छा फील करने लग जाते हैं और उन्हें आसमान में उड़ जाने को मन करता है चिड़ियों के जैसे ही। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारे कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो फागुन की सुंदरता से अपनी आंखें क्यों नहीं हटा पा रहे थे। तो इसका उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, फागुन का मौसम तथा उसका दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों ओर का वातावरण स्वच्छ और हरा भरा दिखाई देता है। पेड़ों पर कहीं हरे तो कहीं लाल पत्ते लगे हैं, और फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती है। इसी कारण कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट ही नहीं रही है।
तो यहाँ पर उत्तर में बताया जा रहा है कि फागुन का महीना और उसका जो दृश्य होता है इतना ही मनमोहक होता है कि उससे नजर ही नहीं हट पाती है। चारों ओर का वातावरण बहुत ही ज्यादा स्वच्छ और हरा भरा दिखाई देता है। पेड़ों में रंग बिरंगे पत्ते लगे रहते हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुक्त कर लेती है। इसी कारण कवि का आंख फागुन की सुंदरता से हट ही नहीं रही थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारी कविता है अटनी रही है, उसमें जो प्रकृति का व्यापकता का वर्णन किया गया है वो किन किन रूपों में किया गया है वो यहाँ पर हमें उत्तर में बताना है। हमारा उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता अटनी रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन ऋतु के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक प्रभाव का चित्रण किया है। पेड़ पौधे नए नए पत्तों, फूलों और फलों से भर गए हैं। हवा सुगंधित हो उठी है और प्रकृति के कण कण में सौंदर्य व्याप्त हो गया है। खेत खलिहान, बाग बगीचे, जीव जंतु, पशु पक्षी तथा चौक चौराहों में फागुन का उल्लास सहज रूप से दिखाई देता है। तो अब उत्तर में बताया जा रहा है कि इस कविता में फागुन ऋतु के सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक प्रभाव का चित्रण किया गया है। वो क्या क्या चित्रण किया गया है? जैसे कि पेड़ पौधे में नए नए पत्ते आ गए हैं, फूलों और फलों से भर गए हैं, हवा सुगंधित हो उठती है कब? फागुन की ऋतु में। और प्रकृति के कण कण में सौंदर्य व्याप्त हो जाता है और चारों तरफ की जो प्रकृति होती है, जो वातावरण होती है, वो इतनी ज्यादा सुंदर दिखने लग जाती है कि मन मोहित हो जाता है। जो खेत खलिहान होते हैं ये इस समय फागुन के समय में लहलहा उठते हैं। बाग बगीचों में काफी सारे रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं और पशु पक्षी तथा जो चौक चौराहे होते हैं वो भी फागुन महीने के उल्लास में दिखाई देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो क्या कारण है जिससे बाकी ऋतुओं से फागुन भिन्न होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, फागुन में सर्वत्र मादकता और उल्लास छाया रहता है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्ते, फूलों और फलों से भर जाते हैं। हवा सुगंधित हो जाती है और आकाश स्वच्छ दिखाई देता है। पंछियों के झुंड आकाश में विचरण करते दिखाई देते हैं। बाग बगीचों और जीव जंतुओं में भी उल्लास भर जाता है। इस प्रकार फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। तब उत्तर में बताया जा रहा है कि जो फागुन ऋतु होते हैं उस समय सर्वत्र मादकता मतलब सबसे ज्यादा आनंददायक मनमोहक होता है और उल्लास और खुशी छाया रहता है चारों तरफ। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है और जो प्राकृतिक शोभा होती है, जो प्राकृतिक सौंदर्य होती है, वो अपने चरम सीमा पर होती है। पेड़ पौधे में नए पत्ते आ जाते हैं, फूल और फलों से भर जाते हैं पेड़ पौधे, हवा सुगंधित हो जाती है और आकाश स्वच्छ दिखाई देता है। पंछियों के झुंड आकाश में विचरण करते दिखाई देते हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पंछियों के झुंड होते हैं, जिस तरह से आप इमेज में यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से पंछियों के झुंड आकाश में विचरण कर रहे हैं, मतलब झुंड में उड़ रहे हैं। बाग बगीचों और जीव जंतु में भी उल्लास भर जाता है और जो बाग बगीचे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें भी काफी ज्यादा खुशी भर जाती है क्योंकि इस समय में जीव जंतु को भी कई प्रकार के कंदमूल मिलते हैं और चारों तरफ उल्लास भर जाता है और चारों तरफ का वातावरण पूरा उल्लास से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। लोग भी काफी ज्यादा खुश रहते हैं, जोशीले होते हैं, उत्साहित होते हैं। इस प्रकार से फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं से भिन्न है और इन्हीं कारणों की वजह से जो फागुन का सौंदर्य है वो बाकी ऋतुओं से अलग है, भिन्न है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता बताइए। ये जो हमारी कविता है अटनी रही है, उसके आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की हमें यहाँ पर विशेषता बतानी है। हमारा उत्तर हो जाएगा, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो जो हमारे निराला जी हैं वो छायावाद के प्रमुख कवि है, ये याद रखिएगा। ठीक है, छायावाद की प्रमुख विशेषता होती है कि प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उत्पादनों का मानवीकरण और उनकी कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब हमने पहले भी पढ़ा था कि जो छायावादी होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है कि जो अंतर्मन की भावनाएं होती है, जो मन की आपकी भावनाएं होती है, उसे प्राकृतिक या फिर मनुष्य से तुलना करके सामंजस्य मिला के उसे प्रकट करना, तो ये छायावाद की एक विशेषता होती है। तो ये चीज उनके कविताओं में, इनकी कविताओं में, निराला जी की कविताओं में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उत्साह, अटनी रही, ये दोनों कविताओं में प्रकृति का सजीव चित्रण और मानवीकरण हुआ है। तो इन दोनों ही कविता में हम देखते हैं कि जो प्रकृति का सजीव चित्रण है वो मानवीकरण से हुआ है। जैसे कि उत्साह कविता में हमने देखा था
तो जो निराला जी थे वो बादल के ज़रिए लोगों के मन में उत्साह जगाना चाहते थे, वो क्रांति की भावना जगाना चाहते थे। और अठनेरी कविता में निराला जी ये बताना चाहते हैं कि जो फागुन की सुंदरता होती है वो इतनी अच्छी होती है, इतनी ज़्यादा मनमोहक होती है कि लोग भी उस समय काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इसी प्रकार से निराला जी मन की जो भावनाएँ होती है वो प्रकृति से सामंजस्य मिला के, तालमेल मिला के अपनी कविताओं में चित्रण करते हैं। काव्य के 2 पक्ष होते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, अर्थात भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। इस दृष्टि से दोनों कविताएँ सराहनीय हैं। निराला जी की कविताओं में गीतात्मक, भावमयता, अलंकार योजना और संगीतमयता विद्यमान है। उनकी भाषा एक ओर संस्कृतनिष्ठ, समासिक और अलंकारित है, तो दूसरी ओर तत्सम एवं ग्रामीण शब्दों का भी सुंदर प्रयोग मिलता है। अतुकांत शैली में रचित उनकी कविताओं में क्रांति का स्वर, मादकता और मोहकता विद्यमान है। भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रभावनीय है। तो आगे बताया जा रहा है कि जो निराला जी के काव्य होते हैं वो उनके 2 पक्ष होते हैं, एक अनुभूति पक्ष और एक अभिव्यक्ति पक्ष, मतलब भाव पक्ष और एक शिल्प पक्ष होते हैं। जो उनकी कविताएँ होती है उसमें आपको सब कुछ मिक्स मिलेगा, कहीं सांस्कृतिक रहेगा, अलंकार भी यहाँ पर कभी-कभी आपको दिखने मिलेगा, गीतात्मक होता है मतलब लयबद्धता भी होती है उनकी कविताओं में और उनकी कविताओं में क्रांति का स्वर, जैसे कि हमने उत्साह में देखा था कि वो बादल के ज़रिए लोगों के अंदर क्रांति लाने की भावनाएँ जागृत कर रहे थे। और मादकता, तो हमने इस कविता में भी देखा है कि कवि किस तरह से फागुन महीने की जो सुंदरताएँ होती है, वो अपने मन की भावनाओं को यहाँ पर वो बताते हैं इस कविता में। और उनकी जो भाषा होती है काफ़ी ज़्यादा सरल, सहज और सुबोध और प्रभावमयी होती है और उनकी जो भाषाएँ होती है काफ़ी सहज और सरल होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, रचना और अभिव्यक्ति। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, होली के समय जो आसपास में आपके प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे मैंने उत्तर लिखा है कि होली के समय क्या-क्या प्रकृति में बदलाव आते, परिवर्तन होती है। तो उत्तर है कि होली का त्योहार फागुन मास में आता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती है, मतलब काफी ज्यादा सुगंधित हवाएं चलती है। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है, चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं, लोगों के मन उमंग और आनंद से भर जाते हैं। तो जो होली का त्योहार होता है वो फागुन के महीने में होता है और हमने ये पढ़ा था कि फागुन के महीने में चारों तरफ क्या हो जाती है, हरियाली छाई जाती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं, बाग बगीचे रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं। और ये जो हमारा होली है वो रंगों का त्योहार होता है, तो चारों तरफ रंग बिखरी रहती है और जो हमारा प्रकृति है वो भी रंगीन बनी रहती है अपने इस फागुन के महीने में। तो इसी प्रकार से आप भी अपने आसपास की प्रकृति में जो भी परिवर्तन होती है, जो भी बदलाव आपको दिखाई देती है होली के समय, वो आप लिखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 10 हिंदी के सभी चैप्टर के 3D एनिमेशन एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड उसके प्रश्न अभ्यास सॉल्यूशन देखने के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बीच के एनसीईआरटी आइकन को क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।